हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस बाई तरफ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी आरओ की टेस्ट सीरीज की, जो कि ध्येय आईएएस की है। समीक्षा अधिकारी बनना है, टेस्ट सीरीज को लगाना है। साथ में आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो, आप लोगों को नहीं पता है, तो हमारा ऐप भी आ चुका है, नट लर्निंग ऐप, जिसको डाउनलोड करके आप लोग मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज को लगा सकते हो। ध्यान रखिएगा। तो एक बात की ध्यान रखना है कि मल्टीपल्स एग्जाम की टेस्ट सीरीज लगानी है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आज यहाँ पर हम बात करेंगे 71 क्वेश्चन से, क्योंकि हम 70 तक क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में लगा चुके थे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जो कि सहूलियत होगी आपको देखने में और परेशानी भी नहीं होगी, आंखों पे ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यूपी आरओ की धैर्य की तहसील लगा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस जो यूपीएससी का एग्जाम था 22 दिसंबर को, बखूबी उसकी टेस्ट हमने लगाई थी। दृष्टि की लगाई थी, जीएस वर्ल्ड की लगाई थी, संस्कृति की लगाई थी। आप लोगों ने भरपूर देखी भी थी, अच्छा भी लगा था। तो उसी के मद्देनजर ये भी टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट किया। तो आज से हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल भूराजस्व व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मुगलों की जो भूराजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है। राज्य के लिए कृषि उत्पाद का 1/3 राजस्व का जो था वो निर्धारित होता था। बिल्कुल बात ठीक है। दहसाला व्यवस्था औसत उपज तथा औसत कीमतों पर आधारित थी, ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है, क्योंकि जो मुगल काल था उसमें कृषि उत्पाद का 1/3 जो राजस्व था वो निर्धारित किया गया था, और दहसाला व्यवस्था जो थी उपज और औसत पर कीमतों पर यह आधारित किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है। अभिकथन कहता है कि सेफ्टी वॉल्व जो सिद्धांत है सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया था। क्या ये सही है? बात अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। कारण है कि इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है, जो भारतीयों के द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो ये भी कथन एक तरीका देखा जाए सही है। तो आप कहोगे कि बी ऑप्शन पे सही लगाओगे। दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या की बात की जाए, व्याख्या सही नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हाँ देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। रास बिहारी घोष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी उसकी बात कर रहा है। तो मद्रास अधिवेशन की 1908 में की गई थी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा, जो सूरत का कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था, लेकिन ये बात तो आपको पता है, ये मैंने बता दिया कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, उदारवादी और उग्रवादी गुटों में बट गए थे, लेकिन दोनों में एकता कब हुई थी ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो ईश्वर चंद विद्यासागर के विषय में असत्य है, मतलब कि ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में गलत कथन है, कौन सा विषय है। अगर हम यहाँ पर देखें, उन्होंने बंगला का वर्णमाला लिखी है, बिल्कुल बात ठीक है। वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के एकाधिकार के विरोधी थे, ये भी ठीक है। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन के लिए अध्ययन प्रारंभ किया था, ये भी ठीक है। परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये गलत है। परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से ये नहीं थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बल्कि आत्मारंग पांडुरंग ने बाल कृष्ण जायकर एवं दादोबा पांडुरंग की सहायता से बंबई में परमहंस मंडली की स्थापना को किया हुआ था। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका गलत है, बाकी तीन आपके सही। स्तूप है और खोज करता है, लेकिन पूछ रहा है कि यहाँ पर सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है? स्तूप और खोज करता है और सुमिलित नहीं। देख लेते हैं। सांची का स्तूप जनरल टाइलर ने खोज की है। नागार्जुनी कोंड स्तूप की लॉन्ग हस्ट ने खोज की है। बरहूत स्तूप की जनरल कनिंघम ने की है, और अमरावती स्तूप की एडवर्ड वेग के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि कर्नल मैकेंजी ने की है। ध्यान, कौन सी? कर्नल मैकेंजी के द्वारा इसकी खोज की गई। तो आप इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 है, और इनको सही सुमेलित करना है। देखते हैं। चिटनेस की बात की जाए, पत्राचार विभाग से संबंधित है चिटनेस। अगर हम वाक्यनिवेश की बात करें तो सूचना विभाग से संबंधित है। दबीर की अगर बात की जाए तो विदेश मंत्री संबंधित है, और मजूमदार की बात करें तो अर्थ मंत्री संबंधित है। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तरफ विद्रोह है और उनके क्षेत्र, मतलब कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था। गड़करी विद्रोह की अगर हम बात करें तो यह महाराष्ट्र में हुआ। खांसी विद्रोह की बात करें तो मेघालय में हुआ। रंपा विद्रोह की बात करें, कौन से? रंपा विद्रोह की बात करें तो आंध्र प्रदेश में हुआ। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। तो ऑप्शन में अगर आप जाओगे, यहाँ पर टिक लगाओगे, तो आप कहोगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। राजनीतिक संगठन है और उनके संस्थापक है, और एक इसमें से गलत है। अब कौन सा गलत है यहाँ पर देखा जाए तो जमींदारी एसोसिएशन की जो स्थापना है द्वारकानाथ टैगोर ने की थी, तो सही है। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी, ये भी ठीक है।
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना GV जोशी ने की थी, ये भी ठीक है। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तैयब ने नहीं की थी, बल्कि किसने की थी? बम्बई एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने की थी। किसने? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा, है ना। दादा भाई नेहरू जी ने की थी, कब की थी? 1852 में की थी, ये भी ध्यान रख लो आप लोग। तो सी वाला आपको ऑप्शन गलत था, जो कि बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 है, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन को सही बताइएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कह रहा है, सही बताइए, बता देते हैं। अगर हम बात करें सती प्रथा का अंत, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना और ठगी प्रथा का अंत, अगर इनमें से चारों में देखा जाए कौन कौन सा सही है, तो आप बोलोगे इसमें से चारों में देखोगे तो केवल 3 सही है। अब यहां पर एक गलत है, कौन सा है? तो अगर देखा जाए यहां पर कौन सा गलत है, देखें तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वाला इनके द्वारा नहीं है, तो बल्कि किनके द्वारा है? विलियम जोन्स ने की थी। किसने? विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल का है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना निकाल की है। ठगी प्रथा का अंत इनके समय का है। लेकिन एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना इनके द्वारा नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के, बल्कि विलियम जोन्स के द्वारा है, कलकत्ता में की गई। समाचार पत्र है और इनके प्रकाशक है, मतलब कौन सा समाचार पत्र किससे संबंधित है? उदंत मारदंड की बात करें तो जुगल किशोर से संबंधित है। हिंदी प्रदीप की बात की जाए तो बालकृष्ण भट्ट से संबंधित है। इंकलाब की बात करें तो खालिद अंसारी संबंधित है और हरिजन की बात करें तो महात्मा गांधी से संबंधित है। आप बोलोगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है। अभिकथन कहता है कि उत्तर प्रदेश भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्या कहता है? उत्तर प्रदेश जो है भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्या ये सही है? बिल्कुल बात आप कहोगे ये बात ठीक है। आलू, उत्तर प्रदेश का आलू जो उत्पादन है वो हरित क्रांति के कारण बढ़ा है। भैया ये गलत है, हरित क्रांति के कारण थोड़ी ना बढ़ा है। गेहूं और चावल हरित क्रांति के कारण बढ़ा था, तो आप सी पे लगा देना, ए सही है, आर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निवास करती है। कौन सी जनजाति है? खरवार जनजाति है, बिल्कुल बात ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाई जाती है। बनरौत उत्तराखंड में पाई जाती है और यह जनजाति मंगोल प्रजाति की है। ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बात तो सही है, उत्तराखंड के जिले में पाई जाती है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, लेकिन यह ध्यान रखिएगा मंगोल प्रजाति की नहीं है, बल्कि यह कोल किरात प्रजाति की है, कोल किरात की जाति है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आपकी बी वाला ऑप्शन गलत था, केवल ए पे लगाओगे टिक, आपका ए वाला सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक तरफ जलप्रपात है और एक तरफ देश है, मतलब कि कौन सा जलप्रपात किस देश में स्थित है? अगर हम बात करें एंजल जलप्रपात, कौन से? अगर हम एंजल जलप्रपात की बात करें तो एंजल जलप्रपात आपका कहाँ पाया जाएगा? एंजल जलप्रपात भैया आपका वेनेजुएला में देखने को मिल जाएगा। सदरलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड में मिल जाएगा, है ना, नाम से ही लग रहा है सदरलैंड, न्यूजीलैंड। रिबन की बात की जाए तो यह कैलिफोर्निया में है और गवर्नी की बात करते हैं फ्रांस में है। तो ऑप्शन आप कहोगे भैया बी वाला आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारण है, ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है। ज्वार भाटा की जो ऊंचाई होती है, कह रहा है कि उसमें पर्याप्त भिन्नता होती है। ठीक है, कारण है कि यह सागर में जल की गहराई पर निर्भर करता है। तो कारण क्या कहता है? सागर में जल की गहराई होती है, उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल दोनों कथन सही है और दोनों ही व्याख्या करते हैं। ज्वार भाटा की जो ऊंचाई होती है उस पर पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि सागर जल में जो गहराई है उस पर यह निर्भर भी करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करती जाइएगा, है ना, शेयर जरूर करिएगा। और हमारे ऐप भी आ चुका है नट लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कैसे करोगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से डाउनलोड कर लो ऐप को, या फिर नट लर्निंग ऐप सर्च कर लो प्ले स्टोर पर, वहां से कर लो। एक चीज और भी है, वहां पर आपको एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मल्टीपल्स एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाती है, आप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे तो कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, आप मुझे फोन पे पूछ सकते हो, कोई चीज है गलत कोई चीज सही है आप डिस्कस कर सकते हो। तो आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ इसकी डाउनलोड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, खैर बात करते हैं 85 क्वेश्चन की। ऑर्कियन काल में जो धारवाड़ क्रिम की चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ है। ऑर्कियन क्रिम में धारवाड़ क्रिम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। दूसरा है कि ऑर्डोविशियन काल में स्थल भाग में जीवों की उत्पत्ति हुई है ना। तीसरा कथन कहता है कैम्ब्रियन काल में बिंद पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। चौथा कथन कहता है कार्बोनिफेरस काल में गोंडवाना क्रिम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। कह रहा है कि इसमें कितने कथन सही हैं, तो इसमें केवल 2 कथन सही हैं। कितने? 2 कथन सही है। कौन कौन से? तीसरा और चौथा इसमें कथन आपका इसमें सही है। कौन सा? तीसरा और चौथा सही है, आपके दोनों कथन पहला और दूसरा गलत है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तरफ कल्प है और एक तरफ युग है, मतलब कौन सा कल्प किस युग से संबंधित है? पहले युग की बात करें तो प्रथम युग से संबंधित है, मैसुज युग की बात करें तो द्वितीय युग से संबंधित है, शैनो युग की बात की जाए तृतीय युग से संबंधित है, और न्यू युग की बात करें चतुर्थ युग से संबंधित है। तो आप कहोगे ऑप्शन है आपका बी वाला सही है। चलिए 87 क्वेश्चन है, प्रमुख झीलें और राज्य, मतलब कि कौन सी झील किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप यहाँ पर बोलोगे सुमलित नहीं है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमलित नहीं है? तो यहाँ पर कुछ झीलें हैं, इनमें से एक झील गलत है, बाकी सब सही है। देख लेते हैं। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, सूरत ताल झील हिमाचल प्रदेश में है, तवा बहुवर झील राजस्थान में नहीं है। बताते हैं कहाँ है, अष्टमुदी झील आपकी केरल में। तो तवा वोहर झील की बात करें कहाँ पर है, यह मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में किस जिले में है, होशंगाबाद जिले में, याद रखिएगा किस जिले में, होशंगाबाद जिले में है। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान रखो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण है कि यदि कोई जलयान अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। क्या कहता है कि अगर भैया आप अगर जलयान अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हो तो पश्चिम दिशा में यात्रा करते हो तो एक दिन आपका क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। क्या ये सही है? ये गलत है, एक दिन बढ़ा दिया जाता है। कारण है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है, तो ये सही है। आप यहां पर कहोगे डी ऑप्शन है, ए गलत है, आपका आर सही है। क्यों है? क्योंकि यहां पर घटा दिया ज्यादा लिखा है जबकि बढ़ा दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंतानता है और संक्रमण क्षेत्र है, देखते हैं। कोनोराइड, अगर कोनोराइड असंतता की बात कर रही है तो किससे है? यह जेथ ऊपरी और निचले कृष्ठ के मध्य होगा। किसके? ऊपरी और निचले कृष्ठ के मध्य होगा, दो पे लगा दूंगी। रेपटी की बात करें, रेपटी आपकी बाह और आंतरिक मेंटल से संबंधित है, ठीक है। गुटेनबर्ग की बात करें तो मेंटल और कोर के मध्य में है। मोहरेविक की बात करें तो क्रेस्ट और मेंटल के मध्य में है, जो मोह होता है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला सही है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। जनजाति है और जिला है, मतलब कि कौन सी जनजाति किस जिले में पाई जाती है, इसकी बात कर रहा है। सहारिया की बात करें तो ललितपुर में पाई जाती है। थारू की बात करें तो यह गोरखपुर में पाई जाती है। चेरो की बात करें तो वाराणसी में पाई जाती है। खरबार की बात करें देवरिया में पाई जाती है। ऑप्शन आपका होगी यहाँ पर बी वाला सही है, इनको थोड़ा ध्यान रख लेना। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है? तो भैया आयोग की जो संरचना है इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा कथन कहता है कि आयोग का जो सदस्य होता है पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? आप कहोगे इनमें से केवल एक वाला सही है। कौन सी? इस आयोग की जो संरचना का निर्धारण है राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिकथन कारण है, अभिकथन कारण इसमें भी क्या कहता है इसको देख लेते हैं। अभिकथन कारण कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि भारत का जो परिसंघ है वो राज्यों के मध्य करार परिणाम है, तो ये गलत है। कोई करार या परिणाम या समझौता नहीं है। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, केवल एक सही है। तो आप कहोगे सी वाला ए सही है और आपका आर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके उद्भव के कालक्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। इनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले इनके हम डेटा लिख लेते हैं जिससे कि आसानी हो जाएगा। केरल की बात करें तो 1956 में, अगर हम बात करें नागालैंड की तो 1952 में, अगर हम बात करें यहाँ पर हरियाणा की तो 1966 में, अगर हम बात करें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की तो 1986 में, और अगर हम बात करें झारखंड की तो 2000 में, है ना। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि 2000 वाला सबसे अंतिम में है। तो यहाँ पर सही कौन सा रहेगा? सी वाला सही रहेगा। कैसे? पहले नंबर पर केरल आएगा, दूसरे नंबर पर नागालैंड आएगा, फिर आपका क्या आएगा? फिर आपका भैया हरियाणा आएगा, फिर आपका आएगा चौथे नंबर अरुणाचल प्रदेश, पांचवें नंबर पर आपका झारखंड आएगा। तो एक क्रम में आपको इनको कर सकते हो लाइन से। राज्य और राज्यसभा की सीट है, यहाँ पर भी बढ़िया क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? आप बोलोगे आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं। उड़ीसा में कितनी सीटें हैं? बोलोगे 10 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, और अगर आप बोलो तमिलनाडु में तो 18 सीटें हैं। तो इनको थोड़ा सा डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई विशेषताएं बताइए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो विशेषताएं ली गई हैं उनके बारे में विशेषताएं बताना है और सही का चयन करना। कौन कौन सी विशेषता ली गई है, क्या आप बताओगे? आप लोग बता पाओगे कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं? तो यहां पर हम विशेषताओं की बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, और क्या ली गई है? न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति ली गई है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की शक्ति ली गई है। तो 3 चीजें ली गई हैं, तो सी पर टिक लगा दोगे, बाकी 2 चीजें नहीं ली गई।
भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञापन के प्रारूप हैं। बात कह रहा है कि जो भारतीय संविधान के जो तीसरी अनुसूची से शपथ ली जाती है, किन कौन कौन ले सकता है इन ऑप्शन के हिसाब से, तो आप बोलोगे राज्य के मंत्री ले सकते हैं, और कौन ले सकते हैं, और संसद के सदस्य ले सकते हैं, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ले सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यों के राज्यपाल नहीं लेते हैं, इनको ध्यान रखना है ना। संविधान की प्रस्तावना के बारे में विचार कीजिए। संविधान की प्रस्तावना के बारे में विचार करना है, कर लेते हैं भैया विचार, है ना। सही कथन का चयन करना है। देखते हैं, यह प्रस्तावना को संपूर्ण संविधान के अधिनियम को के बाद अधिनियमित किया गया था। कह रहा है कि जो प्रस्तावना है, जब संपूर्ण संविधान का अधिनियम हो गया था, उसके बाद में प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल बात ठीक है ये, है ना, बिल्कुल बात सही है कि ऐसा ही हुआ था। फिर आता है कि प्रमुख विधिवेत्ता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है, तो ये गलत है, परिचय पत्र नहीं कहा है। ये पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, बिल्कुल बात ठीक है। इसे 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था, ये भी ठीक है। तो आप कहोगे 1, 3, 4 यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हम लोग। अनुच्छेद और उपबंध है, कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है? अनुच्छेद 87 की बात की जाए तो राष्ट्रपति के है विशेष अभिभाषण से संबंधित है, चौथे पे मिला दोगे, है ना। अनुच्छेद 243 झा की बात करें तो यह आपकी पंचायतों की शक्तियों संबंधित है, तीसरे पे मिला दोगे। अनुच्छेद 243 पा की बात करें तो नगर पालिकाओं की अवधि संबंधित है, और अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय से संबंधित। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला सही है। ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत आ रहे हैं आजकल, है ना, इनको आपको देखना पड़ेगा, वरना मात खा जाओगे, पूरा पड़ा हुआ चौपट हो जाएगा, ध्यान रखना। भारत में संसदीय समितियों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है इसको बताना है। भारत में संसदीय समितियों के बारे में कह रहा है, कथन पर विचार करो, बताते हैं। संसदीय समितियां सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन के द्वारा नियुक्त किया जाता है, गलत। संसद को इनके कार्य संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है, बिल्कुल बात ठीक है। तो दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि संसदीय समितियां सांसदों का एक पैनल तो होती हैं, और लेकिन जिसे सदन के द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है, ध्यान रखिएगा, नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है, बल्कि नियुक्त नहीं किया जाता है, नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है, जो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के द्वारा नामित होती है। यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए 100 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन तब करेंगे, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके मुझे जल्दी से मोटिवेशन दो, और कमेंट करके बताओ कि हाँ आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है। किस किस ने सब्सक्राइब कर दिया है कमेंट करके बताइए, और ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, नट लर्निंग ऐप नाम से। टेस्ट सीरीज लगा सकते हो किसी भी एग्जाम की, बहुत सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज डली हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि प्रमुख समितियां और उनके गठन वर्ष। अशोक मेहता समिति कब गठित की गई थी? 1977 में। थुंगन समिति 1988 में। LM सिंघवी समिति 1986 में, और GK वेराव समिति 1985 में। तो आप यहाँ क्या बोलोगे? आप यहाँ बोलोगे भैया आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस आर्थिक प्रणाली को एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ कहा था? एक आर्थिक प्रणाली है जिसको एडम स्मिथ के द्वारा क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि ये क्या है? अदृश्य हाथ है। किसको कहा है? पूंजीवादी प्रणाली कहा है, जो कैपिटलाइज होते हैं उनको कहा है, पूंजीवादी प्रणाली को कहा है भैया। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की नीति पर बल दिखा है? समावेशी विकास की नीति पर बल दिया गया, किसने दिया है? ये दिया है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उस पर समावेशी विकास की नीति पर बल दिया गया था। ऐसी बेरोजगारी को जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी बनी रह सकती है, वह क्या कहलाती है? ऐसी बेरोजगारी है जो पूर्ण रोजगार तो है लेकिन फिर भी बेरोजगारी की स्थिति में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी। क्या कहते हैं? घर्षण जनित बेरोजगारी की श्रेणी में उसको रखते हैं। जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में जाता है तो दोनों रोजगार के बीच की जो अवधि होती है उसको हम बेरोजगारी की श्रेणी में रखते हैं, उसको हम घर्षण श्रेणी में जाना जाता है। निम्नलिखित में से एक ग्रामीण साख व्यवस्था में सबसे शीर्ष संस्था है। ग्रामीण साख व्यवस्था में सबसे टॉप पे जो संस्था है उसको क्या कहते हैं? उसको नाबार्ड कहते हैं। अगर नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को, कब? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। और किसकी सब कमेटी पर? तो शिव रमन कमेटी की संस्थि पर की गई थी, और उसका जो हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है, और यह ग्रामीण साख की सबसे प्रमुख संस्था है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का घाटा यह प्रदर्शित करता है कि सरकार उधारी का प्रयोग पूंजीगत कार्यों को पूरा करने के लिए भी कर सकती है? किस प्रकार का घाटा? प्राथमिक प्रभावी राजस्व घाटा। कौन सा? प्रभावी राजस्व जो घाटा होता है वो ऐसा घाटा होता है सरकार की उधारी का प्रयोग पूंजीगत कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 105 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे।
आगे से इस एग्जाम के टेस्ट सीरीज के बाद जो हमारी दूसरी टेस्ट सीरीज आएगी उस पे या तो हम 70 क्वेश्चन लगा देंगे एक बार में, या फिर हम पूरी टेस्ट सीरीज बना देंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट आए थे प्रीवियस वीडियो में, कहा गया है कि यह पूरी वीडियो बनाओ। तो पूरी वीडियो हो सकता है बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाएगी क्योंकि 140 क्वेश्चन है, तो हम संभवतः 70 क्वेश्चन की बना देंगे, जो आपको देखने में भी सहूलियत होगी और मुझे बनाने में भी सहूलियत होगी, है ना। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब चैनल करते नहीं हो तो मोटिवेशन मिलता नहीं है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज का भी, सामने वाले को मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। थोड़ा सा आप अगर सहयोग करोगे तो मुझे भी अच्छा लगता है। बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज यहीं पर अलविदा।